आज के समय में बाघों के साथ हमारी मुलाकात ज़्यादातर एक चिड़ियाघर या सफारी की सीमा तक ही सीमित है, लेकिन 20वीं शताब्दी के भारत में ऐसा नहीं था। उस समय बाघ अक्सर अपनी मर्जी से घूमते थे और जो कोई भी उनके रास्ते में आता था उसे मार डालते थे। आंकड़ों के हिसाब से 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में बाघ साल में लगभग 1000 मौतों के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें ऐसे 5 साल भी थे जहां उनके शिकारों की संख्या बढ़कर 7000 हो गई थी। इसके मुकाबले शार्क मछलियां एक साल में दुनिया भर में केवल 5 लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। तो ये सब जानकर आप समझ ही गए होंगे कि इन बड़ी बिल्लियों ने 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत में डर और आतंक का माहौल बना रखा होगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इनमें से सबसे खतरनाक थी एक बाघिन, जिसने अकेले 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस बाघिन को नाम दिया गया था द चंपावत टाइगर। जब वो हमला करती थी तो बिना किसी चेतावनी के लंबी घास में कुछ सरसराहट हो सकती है या गद्देदार पैरों की फुसफुसाहट हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो होता था उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। यह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं था, यह चंपावत की महान आदमखोर थी, जिसने 20वीं शताब्दी के अंत में भारत और नेपाल के गांवों में 7 साल तक आतंक का शासन किया, जिसमें उसका शिकार बने 436 पुरुष, महिलाएं और बच्चे। एक बाघ का वजन 250 किलो से अधिक हो सकता है, जिसके दांत और पंजे एक ही वार में किसी आदमी का सिर काट सकते हैं। इसके साथ ही बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बाघ किसी इंसान पर हमला करे, और ये तो बहुत ही कम होता है कि वो उसे खा ले। लेकिन चंपावत की बाघिन के साथ ऐसा नहीं था, और इसकी कई वजह थीं। पहली ये कि उस समय भारत पर शासन करने वाली अंग्रेजी सरकार लकड़ी और खेत के लिए घास के मैदानों और जंगलों को नष्ट कर रही थी। दूसरी ये कि जंगलों के नष्ट होने की वजह से बाघ का शिकार भी नष्ट हो रहा था। इस बाघ ने अपने मौत के अभियान की शुरुआत की पश्चिमी नेपाल के जंगलों में मिट्टी की झोपड़ियों में रहने वाले स्वदेशी थारुओं के साथ। इसने पूरे गांव को अपने घुटनों पर ला दिया। हकलबिज ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है, वे अपने ही घरों में वास्तविक शरणार्थी बन गए थे। एक भूत द्वारा पीछा किया गया था जो उन्हें मारने में सक्षम लग रहा था। पूरे गांव को मानो लकवा हो गया था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाघ कहाँ और कब हमला कर सकता है। बाघ को मारने के लिए शिकारियों को भेजा गया था, लेकिन वह उनसे बच निकलने में कामयाब रही। जब शिकारी बाघ का कुछ नहीं कर पाए तो नेपाली सेना को बुलाया गया। नेपाली सेना भी बाघ को पकड़ नहीं पाई, लेकिन सैनिकों ने एक बड़े पैमाने पर मारपीट की और बाघ को इस इलाके को छोड़ के सीमा पार भारत जाने पर मजबूर कर दिया। भारत आके इस बाघ ने कुमाऊं जिले के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। बाघ अपने सारे शिकार दिन के उजाले के दौरान करता था। जंगल से बाघ की दहाड़ सुनकर वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष काम के लिए अपनी झोपड़ियों को छोड़ने से इनकार कर रहे थे। उसकी ज़्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे थे, जो अक्सर जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने और जानवरों को चराने के लिए जाते थे। यह सब देख के अंग्रेजी सरकार ने बाघ पे इनाम घोषित किया, इस उम्मीद में कि कोई शिकारी तो उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवानों ने भी बाघ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। जैसे जैसे बाघ का डर बढ़ा, अंग्रेज़ी अधिकारियों की शर्मिंदगी भी बढ़ी। इसलिए 1907 में नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स हेनरी बर्थोर्ड ने अपने दोस्त जिम कॉर्बेट से मुलाकात की। कॉर्बेट एक जिज्ञासा का विषय था। वो एक आयरिश पोस्टमास्टर का बेटा था जो इस इलाके में बस गया था
पेशे से जिम एक रेल कर्मी था जिसका जन्म और पालन पोषण कुमाऊं की पहाड़ियों में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में जिम को अपने घर के आसपास के जंगल और जीवों में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। समय के साथ वो एक अच्छा ट्रैकर और शिकारी भी बन गया। 10 साल की उम्र में जिम ने अपना पहला शिकार किया जिसमें उसने एक तेंदुए को मार गिराया। बर्थोर्ड अक्सर जंगल और जीवों पे अपने सवालों के जवाबों के लिए कॉर्बेट की सलाह लेते थे, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। बर्थोर्ड चाहते थे कि कॉर्बेट चंपावत के इस बाघ को मार डाले। बर्थोर्ड ने जिम को बताया कि वह उनकी आखिरी उम्मीद थे। कॉर्बेट के पास शिकार का तो काफ़ी अनुभव था, लेकिन ऐसे आदमखोर बाघ को पकड़ना एक अलग बात थी। फिर भी जिम कोशिश करने के लिए सहमत हो गए। जिम को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 5 दिन बाद एक आदमी जिम के पास एक ताज़ा शिकार की रिपोर्ट लेके आया। एक महिला जिसे 60 मील दूर एक गांव में जानवरों को खिलाने के लिए पत्ते इकट्ठा करते समय एक पेड़ से काट दिया गया था। कॉर्बेट 6 मूल निवासियों की एक टीम के साथ तुरंत उस गांव की ओर निकल गए। कुछ दिनों के बाद वह उस गांव पहुंचे। जिम ने देखा कि वहां के लोग आतंक की स्थिति में थे और अपने घर से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं थे। कॉर्बेट ने वहां कई दिन बिताए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका यह मानना था कि बाघ जल्दी ही फिर से हमला करेगा, लेकिन कहाँ? गांव के लोगों के कहने पर जिम पास के एक गांव चंपावत की ओर चल पड़े, जहां बाघ ने पहले कई हमले किए थे और बाघ ने वहां फिर से हमला किया। उनके आने के तुरंत बाद बाघ ने एक और शिकार किया। जिम को खून के निशान मिले। जिम ने निशानों का पीछा किया और उन्हें आगे जो मिला वो बहुत ही भयानक था। एक गहरी खाई में उन्हें एक लड़की की स्कर्ट मिली, फिर हड्डी के टुकड़े और आखिर में एक इंसान का पैर जो अभी भी गर्म था। बाघ ने एक 16 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया था। आदमखोर करीब था। ये अच्छी बात भी थी और बुरी भी। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो पीछे हट गए। लेकिन इस बार जिम के पास एक प्लान था। अगली सुबह 300 गांव वालों के साथ जिम वापस उस जगह लौटे। जिम का प्लान था कि गांव वाले साथ में शोर मचाएंगे, जिससे बाघ खाई से बाहर आ जाएगा और जिम को निशाने का मौका मिलेगा। लोगों ने ऐसा ही किया। कॉर्बेट अपनी राइफल के साथ निशाने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उनके पास बिजली की गति से चल रहे इस लक्ष्य पर अपना शॉट लेने के लिए केवल कुछ सेकंड होंगे और निशाना चूकने की कीमत मौत भी हो सकती थी। और फिर बाघ प्रकट हुआ, एक धारीदार प्रेत, वास्तविक होने के लिए बहुत बड़ा। कॉर्बेट ने शॉट लिया, लेकिन चूक गए। उनके दूसरे शॉट ने बाघ को घायल किया। फिर उन्होंने एक और शॉट लिया और उनकी गोलियां खत्म हो गईं। जिम ने भागकर एक ग्रामीण से उसकी बंदूक ली और 20 फीट से गोली दागी, जिसने चंपावत के आदमखोर के अभियान को आखिरकार समाप्त कर दिया। बाघ के मरने के बाद पता चला कि बाघ के पास एक छिपा हुआ घाव था। किसी शिकारी ने शिकार के प्रयास में उसके ऊपरी और निचले दांतों को चकनाचूर कर दिया था, जिससे बाघ बहुत ही दर्द में रहा होगा। और शायद ये भी एक वजह थी कि बाघ ने इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गांव के लोगों के लिए जश्न का माहौल बन गया था। बाघ को आसपास के गांव में घुमाया गया। उत्सव रात में गहरा गया और अगले दिन दावत की तैयारी की गई। कॉर्बेट एक शांत और विनम्र व्यक्ति थे जो अपनी जीत से उत्साहित थे, लेकिन एक बाघ की हत्या से हिल भी गए थे। उन्होंने दावत छोड़ दी और उधार लिए एक घोड़े पर निकल गए। उसके साथ वे एक ट्रॉफी भी ले गए, पहले नामहीन बाघ की खाल, जिसे अब हमेशा के लिए चंपावत के नाम से जाना जाता है।
आज केवल कुछ 4000 बाघ एशिया में रहते हैं और अवैध शिकार और जंगलों के विनाश के बीच इन जानवरों का भविष्य खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभार बाघ इंसानों पर हमला कर देता है और इस मायने में चंपावत की आत्मा जीवित रहती है।